हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लेजी लोडिंग। यानी हम सीखेंगे कि डेटा को धीरे धीरे करके कैसे लोड किया जाए। अब ये लेजी लोडिंग क्या है या फिर धीरे धीरे डेटा लोड करना क्या हुआ। गाइस, आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही होगी या फिर आप कह सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जहां पर अगर आप स्क्रॉल बार को देखोगे तो लगभग उसकी लेंथ जो है कंप्लीट स्क्रीन की हाइट की 40% है। यानी जितना डेटा है लगभग उसका 40 to 50% डेटा हमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा, इसे स्क्रॉल करने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्क्रॉल बार की लेंथ और कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि डेटा जो है वो स्क्रॉल करने के बाद लोड हुआ है। इसी को बोलते हैं लेजी लोडिंग, जिसमें हम अपने डेटा को या फिर कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में एक वेबसाइट है जिसपे आप प्रोडक्ट्स को शो करना चाहते हैं और सारे प्रोडक्ट्स आप एक बार में नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी रहे। तो आप एक बार में क्या करते हैं, थोड़ा लिमिटेड डेटा वहां पे लोड करते हैं और जैसे यूजर स्क्रॉल करते हुए पहले वाले डेटा के बॉटम तक पहुंचे तब आप क्या करें, नया डेटा लोड करें। तो ये है हमारा लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को बनाते हुए हम ये भी जानेंगे कि ऑब्जेक्ट से डेटा को कैसे इटरेट करके हम ड्यू में शो करते हैं। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है सुल्तान और अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मास्टर वेब डेवलपमेंट कोर्सेज को, जहां पर आप इजीली अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फिल कीजिए जिससे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके कोर्स से रिगार्डिंग आपके डाउट्स को क्लियर करें। शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक फाइल है और इस फाइल के अंदर पहले से मैंने एक कांस्टेंट ले रखा है जिसमें एक एरे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरे में कुछ ऑब्जेक्ट्स है। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि हम ऑब्जेक्ट से इटरेट करके डेटा को कैसे ड्यू में दिखाते हैं, वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे HTML और CSS की हेल्प से कुछ UI क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद अब जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्यू रख लेता हूँ और उसको क्लास दे देता हूँ मेन। ये वो मेन ड्यू है जिसके अंदर कंप्लीट हम डेटा दिखाने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं और स्टाइल टैग का यूज करके मैं कुछ CSS प्रॉपर्टीज यहाँ रख लेने वाला हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सली हम कर देते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, जिससे कि डिफॉल्ट में मार्जिन और पैडिंग जो है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रख देता हूँ जिससे कि यहाँ पर मुझे पैडिंग और बॉर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब यहाँ पे मेन को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, लेआउट आपका कैसा भी हो सकता है। हम यहाँ पे लेजी लोडिंग के कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, तो लेआउट जैसा आप अपनी वेबसाइट में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता लेजी लोडिंग को। यहाँ पे मेन की मैं विड्थ रख लेता हूँ 1000 पिक्सल और मार्जिन ऑटो देकर मैं इसे कर दूंगा सेंटर में। और साथ ही इसे पैडिंग भी दे देता हूँ टॉप और बॉटम से लगभग 20 पिक्सल एंड टॉप लेफ्ट राइट से 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक हेडिंग टैग लेंगे जिसकी हेल्प से वहां पे हम हेडिंग लगाएंगे। तो उसको सेंटर में रखने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी दे देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे कि इसका कंटेंट सेंटर में आए। और अब हम इस मेन के अंदर ले लेते हैं एक H1 जिसमें हम रखने वाले होंगे हेडिंग। तो हम बना रहे हैं लेजी लोड, तो मैं यहाँ पे लेजी लोड लिख देता हूँ। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स या जो भी अपनी हेडिंग रखना चाहे रख सकते हैं। H1 को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेन को कॉल कर लेता हूँ। मेन के अंदर जो हमारा H1 है उसे हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से लगभग 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0। अब एक ड्यू बनाते हैं जिसमें हम अपने डेटा को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं और इस H1 के नीचे मैं लेने वाला हूँ एक ड्यू और इस ड्यू को मैं क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट्स। ये लीजिए, प्रोडक्ट्स ड्यू के अंदर क्या होने वाले हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने वाले हैं और हर प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से ड्यू लेने वाले हैं। तो फिलहाल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी ड्यूज आने वाली है, तो सारी ड्यूज को अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और साथ ही हम यहाँ पे दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे डेटा के बीच में स्पेस जो है अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और साथ ही यहाँ पे दे देता हूँ फ्लेक्स रैप, जिससे कि क्या होगा कि कंप्लीट डेटा एक रो में ना आकर जो लिमिटेड डेटा है उसके बाद में नेक्स्ट डेटा क्या चला जाए नेक्स्ट रो में। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ फ्लेक्स रैप। और अब हम बनाते हैं एक कार्ड। एक बार हम स्टैटिक कार्ड बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करके उस कार्ड को डायनामिक करेंगे। यानी जितना डेटा है उतने कार्ड जनरेट हो जाएंगे। तो इस ड्यू को मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक इमेज टैग ले लेते हैं और एक बार क्या करते हैं, स्टैटिकली डेटा लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस एरे को देखोगे, डेटा नाम के एरे को, तो इस एरे के अंदर आपको पता चलेगा कि कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ कीज है। लाइक यहाँ पे आईडी है, एल्बम आईडी है, साथ ही यहाँ पे आपको टाइटल भी दिखेगा, यूआरएल और थंबनेल यूआरएल। तो मैं इस IMG टैग में थंबनेल यूआरएल लगा लेता हूँ। जो भी आपसे जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा हो आप वो डेटा रख सकते हैं, चाहे जैसा UI रख सकते हैं, कार्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इस इमेज टैग में मैं ये URL पास कर देता हूँ और साथ ही यहाँ पे ले लेता हूँ एक P टैग जिसमें हम रखने वाले हैं टाइटल।
तो टाइटल है हमारे पास ये, और इसी टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा कार्ड को डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार्ड और इसकी विड्थ लगभग 32% रख लेता हूँ, क्योंकि इसके पेरेंट की विड्थ जो है 1000 पिक्सल होगी, तो इसको लगभग 32%। और साथ ही मैं इसे दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग। तो लगभग बॉक्स साइजिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल टैग में दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, जिससे ये थोड़ा सा राउंड कॉर्नर्स के साथ दिखे। मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल। और जो इमेज के कॉर्नर्स है वो इन राउंड कॉर्नर से बाहर ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन, और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए दे देते हैं बॉक्स शैडो। एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे भी 0 पिक्सल, साथ ही 5 पिक्सल की बॉक्स शैडो, जिसको मैं 5 पिक्सल स्प्रेड करने वाला हूँ 2 पिक्सल की शैडो को, जिसका कलर होने वाला है ग्रे। एक बार आउटपुट देख लेते हैं गाइस, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने काफी काम कर लिया होगा। बिल्कुल, तो इस तरह से कुछ आउटपुट हमारे सामने नजर आ रहा है। और अभी इस कार्ड को थोड़ा और अच्छा दिखाते हैं, और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कार्ड के अंदर जो इमेज है उस इमेज को हम दे देते हैं विड्थ 100%, जिससे कि इमेज पूरा एरिया कवर करे और अच्छी दिखे। चलिए यहाँ चल के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हो गया। अब हम थोड़ा सा पी टैग को भी यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास कार्ड में जो पी है उसको रख लेते हैं, लगभग पैडिंग दे देता हूं मैं पी टैग को टॉप बॉटम से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से तो चलो नहीं भी देंगे, 0 कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। आप चाहे तो यहाँ पे कोई हेडिंग टैग का भी यूज कर सकते हैं, लाइक H2, H3, इवन H1, जो भी आप चाहें। और यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट वेट फिलहाल बोल दे रहा हूँ, और चलिए चेक करते हैं। ये हमारा कार्ड तैयार है, लेकिन हमें ऐसे एक एक करके कार्ड नहीं बनाने हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कार्ड जो है वो डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से जनरेट होके आए। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट में और अब बाकी का काम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस एरे को फिलहाल को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सारा डेटा है हमारे पास में ऑलरेडी। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट, और इस कॉन्स्ट के अंदर मैं उस प्रोडक्ट ड्यू को गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट ड्यू, एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल में हम क्या लेने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से ये ड्यू कहाँ गई, ये रही। ये जो प्रोडक्ट्स ड्यू है, इस ड्यू को हम यहाँ पे करने वाले हैं गेट, और ये ड्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो हमारे इस काम को, इस लोडिंग को कंप्लीट करे। तो मैं फंक्शन को यहाँ पे नाम दे देता हूँ लगभग लोड डेटा, और एक एरो फंक्शन यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। इस एरो फंक्शन का काम क्या है कि इन जो डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में से सारे डेटा को इटरेट करे और अलग अलग ड्यूज बना के क्या करे, ये जो हमने ड्यू ली है प्रोडक्ट ड्यू, इसमें ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ड्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक वेरिएबल न्यू ड्यू, और इसे फिलहाल हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। चलिए, और अब लगाते हैं हम इस एरे पे एक फॉर ईच लूप। गाइस देखो, ये एक एरे है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा पे लगा लेता हूँ फॉर ईच लूप। तो यहाँ चलते हैं। फॉर ईच लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक एरो फंक्शन कॉल करने वाले हैं, और ये क्या करेगा, एक एक डेटा को इटरेट करके देगा। और उस डेटा को गेट करने के लिए यहाँ पे मैं वेरिएबल रख लेता हूँ आइटम। एक बार हम क्या करते हैं, इस आइटम को कंसोल करके देखते हैं। तो मैं फिलहाल कंसोल डॉट लॉग आइटम यहाँ पे पास कर देता हूँ। चलिए चेक करते हैं, यहाँ चलते हैं एंड लेट्स सी। ओके, हमने अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन रन नहीं होगा। ओके, तो फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है, और अगर आप देखोगे तो इसने एक एक ऑब्जेक्ट को वहां से इटरेट करके हमें रिटर्न कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट से डेटा को इटरेट करना है और उस ड्यू में पास कर देना है। तो हर एक डेटा के लिए हमें एक कार्ड जनरेट करना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हर एक कार्ड को कहाँ पे स्टोर करते हैं, इस न्यू ड्यू में। यहाँ ले लेते हैं ड्यू, एंड न्यू ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू बैकटिक्स का मैं यूज करने वाला हूँ गाइस। क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग टैग्स को क्या करना है, जनरेट करना है, बट उसमें वेरिएबल यूज करने होते हैं। और जब भी हमें किसी स्ट्रिंग में वेरिएबल यूज करना होता है, हमें रखना पड़ता है उन्हें बैकटिक्स में। आप ये अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह का लेआउट हमें जनरेट करना है वो वहां ना बना के हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसी लेआउट को मैं क्या करता हूँ, वहां ले जाके रख देता हूँ। चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब वो लेआउट मुझे वहां पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि सारा डेटा हम जो है जावास्क्रिप्ट से जनरेट करने वाले हैं। बस कुछ चीजें डायनेमिक होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे जो इमेज का पाथ है वो हर बार जो अलग ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से मैं चाहता हूँ पिक करे। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं डॉलर, एंड डॉलर के अंदर हम क्या कर देंगे, आइटम ऑब्जेक्ट में आईडी पास करेंगे, जिससे क्या कर सके, हम उस आईडी की वैल्यू को गेट कर सके। इसे हम बोलते हैं की। तो हम जाके देख लेते हैं कि कीज क्या है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेज की जो की है वो है थंबनेल
URL। तो इस की को मैं यहाँ ले जाके पास कर देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ से हमें URL मिलेगा। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कार्ड जनरेट होगा, उसका URL अलग होगा एंड ये इमेज टैग के अंदर जाके पास हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, वो URL एग्जीक्यूट होके उस इमेज को लोड कर देगा। अब हम यहाँ पे इसके टाइटल को भी डायनामिक कर लेते हैं। तो टाइटल की जगह भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट में अलग टाइटल है। तो की यहाँ पे टाइटल ही है, तो मैं इस की को भी पास कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक एक ऑब्जेक्ट को इटरेट करेगा, उनके डेटा को फैच करेगा और यहाँ पे उसे स्टोर कर देगा एक कार्ड नाम की ड्यू में। और जितनी भी कार्ड ड्यूज क्रिएट होगी उन सारी ड्यूज को कहाँ रखने वाला है, न्यू ड्यू नाम के वेरिएबल में। अब ये जो न्यू ड्यू वेरिएबल है, इसे हम कहाँ पहुंचा देंगे, इसे हम पहुंचाने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट्स ड्यू के अंदर। तो हमारी प्रोडक्ट ड्यू कहाँ है, ये रही। और इस प्रोडक्ट ड्यू को मैं इस लूप के एंड होने के बाद में रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार डेटा जाए, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे न्यू ड्यू वेरिएबल लिया है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक साथ डेटा को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इनर HTML और इसमें हम असाइन क्या कर देने वाले हैं, न्यू ड्यू। चलिए, तो फिलहाल तो मैंने इसे भी कमेंट कर दिया था। अब देखते हैं, यहाँ चल के रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे सारा का सारा डेटा आ चुका है गाइस। और यहाँ लगभग मेरे पास में 100 ऑब्जेक्ट्स है, मींस 100 डेटा है। और आप देख सकते हो सारा डेटा अलग है, डायनेमिक है। बट अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, लेजी लोडिंग लगानी है। ये तो सारा डेटा एक साथ लोड हो गया, हमें ये नहीं करना है। हम चाहते हैं यहाँ पे धीरे धीरे डेटा लोड हो। तो चलते हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कार्ड को मार्जिन टॉप दे देता हूँ, जिससे कि इनके बीच में स्पेस आ जाए, लगभग 10 पिक्सल का स्पेस। और अभी जाके रिफ्रेश करते हैं, इट्स गुड। मान लेते हैं कि हमें एक बार में 9 ऑब्जेक्ट का ही डेटा दिखाना है या फिर 9 प्रोडक्ट्स का ही डेटा दिखाना है। तो यहाँ चलते हैं और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एरे में से पहले वाले जो फर्स्ट 9 ऑब्जेक्ट है उनको इटरेट करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा फंक्शन शुरू होगा, ये फंक्शन शुरू होने के बाद में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट एक्चुअल डेटा। और इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है, ये डेटा जो है इसमें से 9 ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करना है। तो यहाँ पे हम इटरेट करने वाले हैं या फिर सेलेक्ट करने वाले हैं स्लाइस मेथड से। आपको पता है कि स्लाइस मेथड के अंदर हमें 2 इंडेक्स नंबर पास करने होते हैं। फर्स्ट इंडेक्स नंबर की आपको कहाँ से डेटा शुरू करना है एंड सेकंड इंडेक्स नंबर कहाँ तक डेटा सेलेक्ट करना है। यानी जो इंडेक्स नंबर आप पास करोगे उस इंडेक्स नंबर को ये इंक्लूड नहीं करेगा। फिलहाल मैंने 0 और 9 पास किया। इसका मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स नंबर से शुरू होकर 8 इंडेक्स नंबर तक का डेटा ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न करता है वो सारा डेटा एक एरे में। उस एरे को मैंने असाइन कर लिया है यहाँ पे एक्चुअल डेटा में। और अब मैं ये जो फॉर ईच लूप है ये इस एक्चुअल डेटा पे चला लेता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इस एक्चुअल डेटा के अंदर सिर्फ 9 ऑब्जेक्ट ही आए हैं फर्स्ट वाले। और यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 9 डेटा ही है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है, लेजी लोड की शुरुआत है। जैसे मान लीजिए कि हमें लेजी लोडिंग पे डेटा लोड कब करवाना है। ऐसा नहीं है कि लोडिंग चलती रहे, एक बार 9 किया फिर वापस फंक्शन चले एंड अगेन नेक्स्ट 9 ना। हमें क्या करना है कि जब यूजर स्क्रॉल करते हुए जब बॉटम तक पहुंच जाए, यानी पहले वाले डेटा को स्क्रॉल करके ऊपर भेज दे, तब हम क्या करने वाले हैं, नए डेटा को लोड करवाने वाले हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी स्क्रॉल काउंटिंग। और स्क्रॉल काउंटिंग हम करने वाले हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक की हेल्प से। अगर आपको नहीं पता कि गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक क्या होता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आपको समझ में आ जाएगा एक बार अगर आप देखोगे तो भी। कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे कि ये जो ड्यू है हमारी, यहाँ पे ये सारी की सारी 9 ड्यूज किसमें है, हमारी इस प्रोडक्ट ड्यू में। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली प्रोडक्ट ड्यू। तो ये बात तो फिक्स है कि ये जो प्रोडक्ट्स ड्यू का बॉटम है वो लगभग इन सारी ड्यूज के पास में है। तो हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं कि भाई ये जो बॉटम है, ये बॉटम विंडो की हाइट से ऊपर चला जाए। अब ये विंडो की हाइट क्या होती है, यहाँ पे अगर आप इस लेंथ को देखोगे, टैब से जस्ट नीचे यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, हमारी विंडो की हाइट है। और ये टॉपिक भी गेट बाउंडिंग में इंक्लूडिंग मैंने समझा रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो जब मेरा बॉटम है, इस ड्यू का बॉटम जब विंडो की हाइट से ऊपर आ जाए, तब हमें नेक्स्ट डेटा लोड करना है, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि यूजर जो है लास्ट डेटा तक पहुंच चुका है। और जब यूजर लास्ट डेटा तक पहुंच जाए तब हमें क्या करना है, नया डेटा लोड करवाना है। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो 9 एंड 0 है इनके लिए 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर असाइन कर लेता हूँ 0 एंड यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट लिमिट, इसमें हम असाइन कर लेते हैं 9। और यहाँ पे 0 और 9 की बजाय हम क्या लिख लेते हैं, स्टार्ट, एंड 9 की जगह लिख देते हैं लिमिट। चलिए, अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें 0 एंड 9 है तो वही डेटा आने वाला है। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉलिंग पर एक फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब काउंटिंग करने वाला है। और स्क्रॉलिंग हम कर रहे हैं विंडो पे, तो मैं यहाँ पे
विंडो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और विंडो पे हम लगा लेने वाले हैं ऐड इवेंट लिस्नर। हमें स्क्रॉल इवेंट पे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करवाना है। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्क्रॉल इवेंट, और जो फंक्शन मुझे कॉल करवाना है उसे मैं यहीं एक एरो फंक्शन में रख देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उस डिव के बॉटम की डिस्टेंस। अब गाइस डिव के बॉटम की डिस्टेंस कहाँ से चाहिए मुझे, विंडो के टॉप से। यानी ये जो मेरी विंडो के टॉप है, इस टॉप से इस डिव के बॉटम की डिस्टेंस कितनी है। अभी देखो डिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि टॉप यहाँ है और जो बॉटम है वो विंडो के बॉटम से भी नीचे है, यानी विंडो के बॉटम से ज्यादा डिस्टेंस है। तो अभी मुझे लोड नहीं करवाना। जब मैं यहाँ पे लास्ट डेटा तक पहुंचूंगा तो बॉटम लगभग यहाँ आ चुका है, और यहाँ आने का मतलब क्या है कि विंडो की हाइट से कम डिस्टेंस है उसकी। तो हमें इस डिव के बॉटम को गेट करना पड़ेगा, और ये हम करने वाले हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने कहीं डिव को गेट किया था, ये रही ये प्रोडक्ट डिव। इस डिव पर मैं लगा लेता हूँ गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। ये गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेट क्या करता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है, वो भी ऑब्जेक्ट में। बट मुझे इसमें से सिर्फ बॉटम की डिस्टेंस चाहिए विंडो के टॉप से। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ बॉटम। चलिए, और इसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ बॉटम नेम से ही, और इस वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। और अभी मेरे पास में विंडो के नहीं, विंडो के टॉप से मेरी डिव के बॉटम की डिस्टेंस आ चुकी है। और साथ ही अब मुझे चाहिए विंडो की हाइट। एंड विंडो की हाइट को हम कैसे लेने वाले हैं, यहाँ पे मैं विन हाइट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और विंडो की हाइट गेट करने के लिए आपको यूज करना है विंडो डॉट इनर हाइट। चलिए, इन दोनों को हम करते हैं कंसोल, और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ पहले बॉटम एंड विन हाइट। अब जैसे ही मैं मेरे विंडो पे स्क्रॉल करूंगा ये फंक्शन रन करेगा, और इस फंक्शन के रन करते ही क्या होगा, हर बार मुझे हर स्क्रॉलिंग पे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड लेट मी चेक क्या कह रहा है ये। गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट इज नॉट अ फंक्शन। एंड ये मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है। ओके, ये यहाँ पे रेक्ट लिखना था, रिएक्ट नहीं लिखना है गाइस, माय बैड। चलिए, हो गया। अभी जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा आप देखोगे कि यहाँ पे डेटा आ रहा है। फर्स्ट डेटा जो है वो एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे कोलैप्स कर रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी। चलो इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। ये लीजिए, ये जो फर्स्ट डेटा है ये यहाँ पे क्या है, ये बॉटम की डिस्टेंस है, और आप देखोगे अभी यहाँ पे बॉटम की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, लगभग 1342 पिक्सल। और विंडो की हाइट तो हमेशा फिक्स रहने वाली है। ये एक डिवाइस चेंज होने से चेंज हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए विंडो की हाइट हमेशा सेम रहती है, बस आप कंसोल को बॉटम में ना लगाओ। तो यहाँ पे विंडो की हाइट है 739, और जो बॉटम की डिस्टेंस है वो है 1244 पिक्सल। और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा आप देखोगे कि जो मेरे बॉटम की डिस्टेंस है वो कम हो गई है विंडो की हाइट की। जब जैसे ही कम होती है तभी तो मुझे नेक्स्ट डेटा लोड करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देता हूँ, डेटा लोड के फंक्शन को। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे लगाने वाले हैं हम एक कंडीशन। मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर जो मेरा बॉटम है, बॉटम में पिक्सल्स के अंदर डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस अगर लेस देन विन हाइट हो जाए तो मैं क्या कर लूं, इस फंक्शन को कॉल कर लूं। कहाँ है हमारा फंक्शन, ये रहा लोड डेटा। बट इस बार जब लोड डेटा कॉल हो तब लोड डेटा में सेम डेटा कॉल नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे स्टार्ट एंड लिमिट क्या है, 0 एंड 9। दोबारा फंक्शन कॉल होने से भी क्या होगा, वही डेटा लोड होगा। बट यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट की लिमिट 18 और लिमिट की लिमिट क्या, लिमिट को यहाँ पे क्या असाइन कर दूं 27, तो मेरा डेटा जो है चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा फंक्शन एक बार कॉल होगा हम स्टार्ट और लिमिट की वैल्यू को चेंज करेंगे। चलिए यहाँ चलते हैं। स्टार्ट को मैं कर देता हूँ +=9, एंड लिमिट को भी हम यहाँ पे रखने वाले हैं +=9। जिससे क्या होगा, हर बार डेटा चेंज होगा। बट एक काम हमें और भी करना है। जैसे आप यहाँ जाओगे, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इवन जब भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा आप देखो डेटा चेंज तो हो रहा है लेकिन पहले वाला डेटा जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लगा रखा है इनर HTML में =, आपको अगर नजर आ रहा होगा तो बस हमें इसे कर देना है +=। इससे हमारा पहले वाला डेटा नहीं जाएगा और नया डेटा ऐड होता रहेगा। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नया डेटा ऐड हो रहा है। तो एक तरह से लगभग हमने लेजी लोड बना लिया, बस कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं हमें यहाँ पे। कुछ और फीचर्स का ऐड करने से मेरा क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आप ये लेजी लोड जो है किसी एपीआई की कॉल पे लगा रहे हैं और वहां पे इतना फास्ट डेटा नहीं लोड होता है। अगर मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और पहले वाला डेटा लोड नहीं हुआ है, बट स्क्रॉलिंग के अंदर क्या हो रहा है कि बॉटम की डिस्टेंस जो विंडो की हाइट है उससे कम है, तो फंक्शन दोबारा कॉल होगा एंड अगेन कॉल होगा। इससे हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है या फिर हमारी वेबसाइट को अफेक्ट हो सकता है, यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक एक बार लोडिंग कंप्लीट ना हो तब तक दोबारा डेटा लोड होने का प्रोसेस शुरू ही ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि कहीं डेटा लोड तो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। कहाँ गया ये, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट इफ लोडिंग। आप चाहे जो वेरिएबल का नाम रख सकते हो और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ फॉल्स। ओके, और जैसे ही मेरा
फंक्शन चलेगा डेटा लोड। इस डेटा लोड के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यही चेक करूंगा कि कहीं लोडिंग तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इफ लोडिंग, और अगर इफ लोडिंग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है तो ये इफ नहीं चलने वाला है, आप जानते हो। तो ये इफ अगर नहीं चलेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ ट्रू आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि आप हो जाओ रिटर्न, आगे नहीं जाना है। ये सोचिए कि जैसे पहली बार लोड हो रहा है तो यहाँ पे ये फॉल्स है एंड डेटा लोड हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे क्या होने वाला है, नहीं चलने वाला है, क्योंकि फॉल्स के अंदर इफ कंडीशन काम नहीं करेगी। बट जैसे ही ये फॉल्स है और अब फॉल्स के आगे हमारा मेरा क्या होने वाला है, डेटा लोड होने वाला है। तो डेटा लोड होने पर तो वो ट्रू होना चाहिए ना, क्योंकि अब लोडिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इफ लोडिंग के अंदर पास कर देता हूँ ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या होता है कि अभी लोडिंग चल रही है गाइस। अब जैसे ही मेरा डेटा एक बार लोड होगा ट्रू कॉल हो जाएगा, एंड अब उस ट्रू की वजह से दोबारा डेटा लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे लग रहा है कि डेटा अभी भी लोड हो रहा है, आप चाहे जितना स्क्रॉल करो। तो इसको बताना भी पड़ेगा कि अब मेरा डेटा लोड हो चुका है, अब आप नेक्स्ट डेटा लोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे और बॉटम में जहां पर हमारा ये फंक्शन फिनिश हो रहा है, इसके बॉटम में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही मेरा डेटा लोड हो चुका होगा तो हम यहाँ फंक्शन के बॉटम में होंगे, और यहाँ पे मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, इफ लोडिंग को कर देने वाला हूँ फॉल्स। तो कंप्लीट डेटा लोड होने के बाद में ये वापस से फॉल्स हो जाएगा, और जब मैं दोबारा फंक्शन कॉल करूंगा तो नया डेटा इजीली लोड हो पाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस तो हमने ये लगा ली है, और अभी हम चलते हैं यहाँ और चल के कर देते हैं रिफ्रेश। एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, उसको भी अभी समझते हैं कि वो क्या है। अगर आपको पता नहीं चली तो कोई बात नहीं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और 100 डेटा है मेरे पास में, 100 का 100 डेटा आ जाएगा। बट जैसे ही मेरा 100 डेटा फिनिश होगा, लाइक यहाँ पे 99 पर पहुंचने के बाद में जो नेक्स्ट लिमिट रहेगी वो 108 रहेगी। तो 108 के केस में इसने एक डेटा तो लोड कर दिया, बट जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पहले वाला डेटा लोड है, ये फिर से जा रहा है, और लिमिट और स्टार्ट जो है वो बढ़ती चली गई है। बढ़ती चली जाने का मतलब क्या है कि आपके पास डेटा तो 100 है, बट एक टाइम ऐसा आ गया है जब आपका स्टार्ट 109 और लिमिट 108 हो, या कुछ भी हो सकती है। तो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब मेरी लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 100 हो जाए, उसके बाद इस फंक्शन को यही रोक दो, नहीं चलना चाहिए। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इस इफ लोडिंग को यहाँ रखते हैं ऊपर, क्योंकि इसी को हम चेंज करेंगे और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को रोकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एक कंडीशन अगेन, और इसे मैं बता देता हूँ कि अगर जो लिमिट है मेरी वो ग्रेटर देन 100 चली जाए, है ना, 100 से ज्यादा चली जाए, तो आप एक काम करो, इसको परमानेंटली ट्रू कर दो इफ लोडिंग को। अभी इसको दोबारा फॉल्स नहीं कर पाएगा कोई। जब आप रिफ्रेश करोगे तब तो फिर से नया डेटा आएगा and फिर से ये फॉल्स के साथ शुरू होगा। बट अगर आप पहले से स्क्रॉल करते हुए लास्ट डेटा तक पहुंच गए हो तो उसके बाद ये यहाँ पे नया डेटा नहीं दिखाने वाला है। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पहुंचे हम बॉटम में, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, कंप्लीट डेटा यहाँ पे लोड हुआ नहीं है। लाइक मान लीजिए कि एक स्टेज आई होगी ना, आप 9 से आपने शुरू किया एंड 10 बार लोड होने के बाद आप 90 पे पहुंचे, 11th टाइम में आप पहुंचे 99 पे, एंड उसके बाद आप पहुंचे 108 पे। तो जब 108 पे गया तब आपने इसको ट्रू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 100th डेटा था वो लोड ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लिमिट है ये हम रख दें इससे ऊपर, ताकि एक बार तो ये कोशिश कर ले, यानी 100 से ज्यादा अगर लिमिट होती है तो एक बार तो लोड कर ले, लेकिन उसके बाद दोबारा लोड ना करे। चलिए इसको रखने के बाद हम यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि जो हमारा लास्ट डेटा है वो यहाँ पे लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड गुड, ये यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है 100 भी। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। तो इसे ट्राई जरूर करें, एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।